आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मंगल मंगलम् आनन्द मंगल मंगलम् हितप्रियम् भारत भारतम् हितप्रियम् भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जाने माने हास्य अभिनेता लिलीपुट से मंदाकिनी जोशी की दिलचस्प बातचीत। श्रोताओं, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और ऐसा ही एक हौसला और हिम्मत लेकर बिहार से मुंबई आए एक्टर बनने का सपना लेकर एम फारूकी साहब। जी हाँ, तो हमारे सामने बैठे हैं एम फारूकी, जिन्हें हम उनके फिल्मी नाम लिलीपुट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, लिलीपुट साहब, जिन्होंने अपने काम और कला से इंडस्ट्री में अपना एक बड़ा मुकाम बनाया। तो आज विविध भारती के इस स्टूडियो में हमारे आज के मेहमान हैं जाने माने अभिनेता हमारे प्रिय लिलीपुट साहब। लिलीपुट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने हमें अवसर दिया है तो शुक्रिया। जी, सुनने वालों को भी शुक्रिया है कि आप सुन रहे हैं। जी, आपका जो असली नाम है वो है एम फारूकी। जी। तो एम फारूकी से लिलीपुट बनने की कहानी वो क्या है? बहुत खूबसूरत कहानी है। जी। मेरा नाम जो है वो एक्चुअली है मिसबाह, उसका मतलब होता है दीपक। लेकिन हमारा नाम स्कूल बचपन से लेके स्कूल तक किसी ने भी सही नहीं लिया, तो सब घर में हमें मिस्सी बोला करते थे। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त लोग हमें मिस्सू बोलते थे। अच्छा जी। तो हमारा इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ मगध यूनिवर्सिटी में, तो उसमें मैंने अपने मिर्जा गालिब कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था। तो वहाँ हमने एक आइटम दिया था, तो वहाँ फर्स्ट प्राइज मिला था जी। और फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद दूसरे दिन हिंदी पेपर में मेरे मिस बाह को कुमारी बाह फारूकी कर दिया था। अरे जी। तो मेरा जो जेंडर चेंज हुआ उससे मुझे बहुत शौक लगा। जी जी। मैंने कहा कि यार ये नाम बहुत डिफिकल्ट है, अगर कभी फिल्म लाइन में जाऊंगा तो मैं अपना ये नाम रखूंगा नहीं। तो अब नाम रखूं तो क्या रखूं? तो स्कूल के वक्त में ही पढ़ लिया था हमने ग्लिवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट। तो ये लिलीपुट मुझे लगा कि ये मेरे लुक्स के साथ जाता है, मेरे फिजिक के साथ जाता है। तो मैंने अब जब बॉम्बे आ रहा था तो मैं बॉम्बे के लिए टिकट कटवाने जब गया जी। तो वहाँ रिजर्वेशन में अपना नाम मैंने लिलीपुट लिखवाया। जी। उसके बाद मैं बॉम्बे आया और यहाँ मैं लिलीपुट के नाम से जाना जाने लगा। जी जी जी। बहुत ही खूबसूरत कहानी है आपकी ये। और लिलीपुट के नाम से बच्चा बच्चा आपको जानता है। लिलीपुट के नाम से लोग गाना लिख देते हैं, 3 फुटा लिलीपुट, राई के पहाड़ पे 3 फुटा लिलीपुट। तो आप एक हास्य अभिनेता और लेखक हैं। लगभग 40 साल से ज्यादा आपने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का काम किया है, वो उनका एक हिस्सा है, अमूल्य हिस्सा है मैं कहूंगी। तो किस तरह का संघर्ष आपने अभिनय की दुनिया में स्थापित होने के लिए किया? संघर्ष तो बहुत किया। मतलब जब मैं घर से आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था और मेरे घर से बैकिंग भी नहीं थी, तो गरीब फैमिली के हम थे। एक तो बॉम्बे भेजा मेरे एक दोस्त सुबोध कुमार ने। जी। मेरे दोस्त अशोक नारायण जो यहाँ काम कर रहे थे, एक दिन वो मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप बॉम्बे आइए और आपको एक सीन का भी काम मिल जाएगा तो आप छा जाएंगे। अब मेरे पास पैसा नहीं, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं, तो मेरा दोस्त सुबोध जो था उसको बहुत ज्यादा शौक था कि मेरा मिस्सू जो है वो बॉम्बे जाए और महमूद साहब से टक्कर ले। अरे तो उसका प्यार जो था और उसका विश्वास जो था वो मुझे यहाँ ले आया। उसी ने मुझे 150 रुपया दिया। जी। जाके मैंने टिकट कटवाई और आप सोचिए कि मैं जिस वक्त आया हूँ मेरे जेब में सिर्फ 100 रुपए थे
आज समझ में नहीं आता है कि उस वक्त क्या सिचुएशन ऐसी क्या थी कि दिमाग में जरा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि बॉम्बे जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या, पहनूंगा क्या, ये सब ख्याल आया ही नहीं। बस उठा और चला आया। और ईश्वर जो चीज तय कर देता है, आपका जो रास्ता जी, वो वहां पहुंचा देता है। तो ये सब ईश्वर की देन है। ईश्वर ने मुझे इतने अच्छे दोस्त दिए कि उन लोगों ने सहयोग किया। और बॉम्बे में खाना पीना जो था वो कैसे हो जाता था मुझे भी नहीं समझ में आता है। एक वक्त तो हम खा ही लेते थे और फिर मजदूरी की, नौकरी की, कभी लकड़ी काटे, कभी जमीन खोदे, कभी प्लेटफॉर्म पे सोए, कभी बस स्टॉप पे सोए, फिर थिएटर करने लगा तो पृथ्वी थिएटर पे सोए जी। तो ऐसे वक्त गुजरता गया, लेकिन कभी फ्यूचर की भय नहीं था कि कल क्या होगा। आज बहुत होता है। हाँ, हाँ। आज काम नहीं आता है तो लगता रहे यार काम नहीं आया, हाँ, क्या होगा, कल क्या होगा। उस वक्त की एक कुदरत का ही हिसाब किताब था जो मेरे जहन में ऐसे सवालात, ऐसे ख्यालात नहीं लाता था। तो मैं ये चाहूंगा कि ये दोस्ती पे आप एक गाना लोगों को जरूर सुनाइए जी। खास करके ये गाना मेरी तरफ से है, मेरे सारे दोस्तों के लिए। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। हाँ, क्या बात है। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से बनता है मेरा काम, तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आपने जैसा कि बताया कि आपके मित्र आपके हिमायती थे और चाहते थे कि आप फिल्मों में जाएं और अपना नाम ऊंचा करें। आपके दिमाग में था कि मैं फिल्मों में जाऊं, अपना करियर बनाऊं और एक कॉमेडियन के रूप में अपनी छाप छोड़ूं? देखिए, ऐसा है कि ईश्वर जब किसी को कलाकार बनाकर भेजता है तो उसे पहले पता नहीं होता है। कब शायर शेर कह देता है वो भी अचानक ही होता है। राइटर अचानक ही लिखता है, जिस एज में भी लिखना शुरू करे। तो अभिनय जो है वो भी अचानक ही पता चलता है कि मैं अभिनेता हूँ। वो इस तरह पता चलता है कि कभी किसी की हंसी मजाक में कॉपी कर ली, या किसी के साथ संवाद के अंदाज में, नॉर्मल अंदाज अलग होता है, संवाद का अंदाज अलग होता है, तो संवाद बोल दिया। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक्टर की निशानी है।
मेरे गुरु जो थे भगवान प्रसाद जी। उन्होंने मुझे सबसे पहले पहचाना कि मैं एक्टर हूँ और सबसे पहले स्टेज पे उन्होंने ही भेजा मुझे। बस उसके बाद जो हिट हुआ मैं तो चौड़ा हो गया मैं फिर एकदम अपने आप को एक्टर समझने लगा। और मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मुझे स्कूल में भी कॉलेज में भी लोगों ने बहुत प्यार दिया और इतना प्रोत्साहित किया लोगों ने कि मुझे परिपक्व होने में सहायता मिली। जी। तो आपने कहा कि आपकी शुरुआत थिएटर से हुई। जी। थिएटर का पहला अनुभव कैसा रहा जब आप पहली बार थिएटर में उतरे? ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस तो था ही, लेकिन वो अनुभव क्या था? अभी आपको मैंने अपने भगवान बाबू के बारे में बताया, जो हमारे गुरु थे, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने अचानक मुझे स्टेज पे भेज दिया। जी। बोले स्टेज पे जाओ, कुछ करो। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये कुछ करो क्या है। हाँ हाँ। तो अचानक अपने आप में मैंने एक तब्दीली सी महसूस की। कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, कुछ अजीब सा हुआ और मैं नॉर्मली जैसे चलता है आदमी वैसे चलता हुआ ना चल के कुछ टेढ़ी मेढ़ी चाल करता हुआ मैं स्टेज पे घुस गया। जी। और वैसे ही चलते चलते माइक के पास गया और माइक को फूंक मारी, माइक उड़ गया। उसको देख के लोग बहुत हंसे। तो वहां से समझ में आया कि अच्छा ये इसी को एक्टिंग कहते हैं। यानी आप अपने आप को दूसरा कैरेक्टर बना लेते हैं, उसको एक्टिंग कहते हैं। तो वहां से जो है अनुभव हमारा यही रहा कि बहुत प्रोत्साहन मिला और गुरुजी ने भी हमारे बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद थिएटर का सिलसिला चलता रहा। हर साल हम लोग स्कूल में सरस्वती पूजा पे नाटक किया करते थे। फिर हमारे दोस्तों ने एक क्लब खोला था, उसमें हम लोग हर साल में सरस्वती पूजा में ही नाटक किया करते थे। तो जब जब नाटक होता था तो मिस्सी हिट हो जाते थे जी। लोग मिस्सी को बहुत पसंद करते थे जी। तो मिस्सी जो है वो बॉम्बे आके लिलीपुट हो गए। जी। वैसे तो आपने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन दूरदर्शन का एक धारावाहिक था विक्रम और बेताल। जी जी, जी। ये धारावाहिक तो घर घर में देखा जाता था और हर बच्चे को पसंद आता था। बड़े लोगों की तो बात ही क्या कहने। इस अनुभव के बारे में हमें थोड़ा बताइए, किस तरह का अभिनय, किस तरह की दिक्कतें आती थी उस समय उस चीज में घुसने के लिए, उस कैरेक्टर को पकड़ने के लिए? विक्रम बेताल, रामानंद सागर, मैं उनको पापा जी कहता था, वो मुझे बेटा मानते थे। उनके प्रोडक्शन का था जी। और उनके बड़े बेटे डायरेक्ट कर रहे थे। एक विक्रम बेताल डायरेक्ट कर रहे थे और एक दादा दादी की कहानियां डायरेक्ट कर रहे थे। और मैं उन लोगों का इतना प्यारा था कि वो हर एपिसोड में मुझे डिफरेंट कैरेक्टर करवाते रहते थे। विक्रम बेताल में हमने इतने भिन्न भिन्न कैरेक्टर किए कि सेटिस्फैक्शन मिला और पैसा भी मिला। जी। तो वहां से थोड़ा पहचान बढ़ी और ज्यादा जो पहचान मुझे मिली, जो क्राउड जब मुझे मिलने लगा, तो वो मेरा हुआ इधर उधर से। जी। धारावाहिक इधर उधर से। इधर उधर में चूंकि कंटिन्यू रोल था और इधर उधर लिखा भी मैं नहीं था। फिर फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा कुछ लिलीपुट जैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन थिएटर और टीवी, इन दोनों में मैं बहुत कंफर्टेबल था। तो इसमें मेरा काम अच्छा होता था। सिनेमा में मैं अनकंफर्टेबल होता था। मैं कोई हीरो तो था नहीं जो शुरू से कहानी बता दी जाए और पूरा डिस्क्राइब किया जाए। तो हम लोगों को तो बस सिचुएशन दे दी जाती थी कि ये है, अब उछलो कूदो भटको, जो भी करना है, मुंह बनाना है, टेढ़ा करना है, सीधा करना है, जो करना है करो। तो थिएटर और टीवी में मैंने बहुत एंजॉय किया। तो दूरदर्शन का बड़ा आभारी हूँ कि हमारे समय में थे वो। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने कई फिल्मों में काम भी किया है और फिल्में देखते भी होंगे, तो कोई गीत ऐसा बताइए जो आपको बेहद पसंद है। मैं बहुत फिलोसफिकल आदमी हूँ। बचपन में जब एक गाना सुना था हमने, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, वो गाना मुझे आज भी याद आता है। क्योंकि आज भी जो है मैं यही देख रहा हूँ कि कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो गीत तो हमने आपका सुन लिया है लिलीपुट जी, और अब आप ये बताइए कि आपने विक्रम बेताल में तो एक्टिंग की, लेकिन आपने इसकी कहानी भी लिखी जितना हमें ज्ञात हुआ है। दूरदर्शन का पॉपुलर शो था इंद्रधनुष, उसकी भी कहानी आपने लिखी थी। लेखन का ये अनुभव कैसा था? बतौर लेखक आपको कैसे काम मिला, उससे जुड़ी कुछ यादें? बहुत सारी यादें हैं। कहानी मेरी नहीं थी, एपिसोडिक धारावाहिक में कहानी नहीं होती है। अच्छा। घटनाएं होती हैं। और इंद्रधनुष भी मेरी कहानी नहीं थी, मेरे मित्र स्वर्गीय राजीव अग्रवाल की कहानी थी। स्क्रीन प्ले भी उनका था, मेरे संवाद थे। देख भाई देख में कुछ प्लॉट्स मेरे थे, बाकी प्लॉट्स लोग दूसरे राइटर लेकर के आया करते थे। मैं उसको डेवलप कर करके डायलॉग लिखता था। तो देख भाई देख का अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि आज भी लोग देख भाई देख को याद करते हैं, और मुझे भी जो है वो देख भाई देख की वजह से ही याद करते हैं जी। इंद्रधनुष जो है वो पहला साइंस फिक्शन था जो आनंद महेंद्रू उनका कॉन्सेप्ट था। आनंद महेंद्रू से हमारी मुलाकात 82 में हुई थी, और उनकी एक कॉरपोरेट फिल्म थी GIC की, तो वो बना रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुझे काम दिया। उसके बाद दोस्ती हो गई। फिर एक दिन मैं पहुंचा तो वो बोले कि यार एक कॉन्सेप्ट जो है वो दूरदर्शन से पास हो गया है, लेकिन राइटर नहीं मिल रहा है जी। तो उन्होंने कहा कि क्या कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। तो अचानक उनको याद आया, मैं आत्माराम जी का फिल्म लिख रहा था, तो उनका तू तो लिखता भी है। हमने कहा कि लिखता हूँ लेकिन राइटर नहीं हूँ मैं। मैंने लिख के लिखा। तो मैंने कहा लाओ भाई 2 पेपर वेपर लिया, लेके बेडरूम में गया, और आधे घंटे पौन घंटे में एपिसोड लेकर के बाहर आ गया जी। पहली लाइन उनको सुनाई, और उसके बाद उन्होंने जो हमें पकड़ा, फिर वो दूसरे से नहीं लिखवाते थे। तो देख भाई देख तक हमारा सिलसिला चलता रहा, और आनंद जो है वो मेरे बगैर कुछ बनाना भी नहीं चाहते जी। जिस तरह से आपका लेखन था उसे पसंद किया गया, और वो धारावाहिकों में दिखा भी जी जी। आज जब हम उस युग की ओर लौटते हैं तो पता चलता है कि अरे वो धारावाहिक तो बहुत पॉपुलर हुआ करता था, और हम उसका कोई एपिसोड छोड़ा भी नहीं करते थे। क्या था वो देख भाई देख हो चाहे कोई भी हो, उसमें हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है वो पूरी तरह से सम्मिलित रहती थी जी। हम बाहर का कुछ नहीं लेते थे। तो अपने ही इमोशंस, हमारे हिंदुस्तान की मट्टी में इमोशन है, इसीलिए हम लोग जरा जल्दी बिगड़ भी जाते हैं और उखड़ भी जाते हैं, उसके बाद फिर ठीक भी हो जाते हैं, नॉर्मल भी हो जाते हैं। हाँ, तो उस मट्टी की सुगंध जो है वो हमारी स्क्रिप्ट में जरूर रहती है। तो इसीलिए लोगों को
वो पसंद और वो आती है। सुगंध आज भी कायम है। आज भी जब उसका जिक्र हम कर रहे हैं जी, जी। तो मुझे अभी भी याद आ रहा है कि किस तरह से हम उन शो को छोड़ा नहीं करते थे। जी। वो सुगंध, माटी की जो सुगंध थी, उसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। लिलीपुट साहब, आपने कहा कि आप थिएटर से फिर दूरदर्शन की तरफ आए और फिल्मों में भी आए। 80 के दशक में आप काफी सक्रिय रहे। तो जब थिएटर का कोई नाटक आप करते थे या दूरदर्शन का कोई धारावाहिक आप करते थे, तो लोगों का रिस्पांस कैसा आपको मिला? जब लोग आपको मिलते थे, आपके फैंस आपसे मिलते थे, और कौन कौन से नाटक आपने उस दौर में किए होंगे, कुछ याद है तो बताइए। कोई डायलॉग अगर आपको याद हो किसी नाटक का। 1978 में हमारी मुलाकात हुई ओम कटारे से, जी। जिनका ग्रुप था यात्री। तो हम दोनों किसी का प्ले कर रहे थे एक साथ, तो उसमें दोस्ती हो गई हमारी। तो ओम ने कहा कि लिली, हम एक प्ले करना चाह रहे हैं। एक था गधा उर्फ अलादात खान, जी जी। शरद जी का लिखा हुआ हाँ, था। हाँ। तो वो हम करना चाह रहे हैं। हमने कहा, करेंगे। तो हमने वो प्ले किया। हमारे एक मित्र थे अखिल मिश्रा, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया और उसमें हमने जुग्गन धोबी का रोल किया था। जी। हमने क्या किया, एक रात में हम जो है स्टार हो गए थिएटर में। लोग देखने आने लगे, काफी पसंद किया लोगों ने। थिएटर से ही मुझे फिल्में भी मिली। जी। ये अलग बात है कि मैं थिएटर जैसा परफॉर्मेंस फिल्मों में नहीं कर पाया, लेकिन फिल्में मिली मुझे थिएटर से ही। तो ओम कटारे ही मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसने मुझे ऐसे ऐसे कैरेक्टर दिए थिएटर में करने को, जो लोग सोच भी नहीं सकते कि लिलीपुट से ये रोल करवाया जाए। ये श्रेय मैं ओम कटारे को हमेशा देता हूँ। चाहे वो विलेन हो, निगेटिव हो, इमोशनल हो, कॉमेडी तो खैर विरासत में है। तो ओम की वजह से हमने बहुत एक्सपीरियंस किया थिएटर में, और थिएटर में काफी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। बहुत लोगों ने बहुत प्यार किया। शो के बाद बाहर निकलते थे तो सब बधाइयां देने को टूट पड़ते थे। जी। तो थिएटर का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। सीरियल का भी ठीक रहा। सीरियल से लोग पहचानते हैं कि आपको देखा है सीरियल में, और नाम याद नहीं रहता है उनको। तो बोले ये जो है जिंदगी में थे ना आप? हम कहा नहीं भैया, हम देख तो ऐसे याद आता है उनको। जी। तो कोई नाटक का डायलॉग आपको याद हो अभी? डायलॉग याद नहीं होता है मुझे, क्योंकि अगर मैं डायलॉग सुना दूंगा तो मेरी बीवी बोलेगी कि तुम झूठ बोलते हो कि तुम भूल जाते हो। तो याद, सचमुच याद नहीं है। तो आपने साउथ की फिल्मों में भी काम किया है तो एक ही फिल्म की है मैंने। अच्छा, तो लेकिन ये अनुभव कैसा रहा? एक ही फिल्म का अनुभव कैसा रहा? मुंबई की फिल्में और साउथ की फिल्मों में क्या अंतर महसूस किया आपने कुछ? मैंने बहुत ज्यादा अंतर जो महसूस किया वो यही किया कि वहाँ बहुत लोग जो हैं वो बहुत सिंसियरिटी से काम करते हैं, एकदम पूजा की तरह काम करते हैं वो लोग। मतलब जो जरूरत है स्क्रिप्ट की वो होनी चाहिए, और समय की बर्बादी भी नहीं करते वो लोग। पैसे की बर्बादी नहीं करते। अगर पैसा लगाना है तो लगाना है, चाहिए तो चाहिए। ये चीज उन लोगों की बहुत मुझे प्रभावित की। ऐसा नहीं करते हैं कि अच्छा ये है तो ऐसा कर दो ना, इसके बदले ये रख लेते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत परफेक्शन है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, बहुत परफेक्शन है और बहुत ईमानदारी से लोग दिल से काम करते हैं। आपने किस फिल्म में काम किया था? बीस्ट में मैंने काम किया था। चूंकि बुजुर्ग हो गया हूँ तो मिलने लगा है रिस्पेक्ट, जवानी में तो नहीं मिलता था। तो उन लोगों ने काफी रिस्पेक्ट दिया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जी। कोई शिकायत मुझे मिली नहीं कि करूं। जी। आपने बहुत सारी फिल्मों में, दूरदर्शन में और नाटकों में भी लोगों को हंसाया है। तो क्या कभी गंभीर रोल करने की इच्छा हुई आपकी? नहीं, मैंने किए हैं, गंभीर रोल भी किए हैं। थिएटर में मैंने हर तरह का रोल किया है और सब में लोगों ने मुझे पसंद किया है। थिएटर में मैंने कसाईवाड़ा एक प्ले था मेरा, जिसमें मैं सरपंच बनता हूँ गांव का, जो सामूहिक विवाह के बहाने लड़कियों को बेच देता है। तो ये निगेटिव कैरेक्टर था। एक प्ले हमारा था जंगली कबूतर, जो मराठी में होता था। तो उसमें नीडू फुले जो रोल करते थे, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे वो, और उनको देख करके ऑडियंस डर जाती थी। वो रोल हमसे ओम कटारे ने करवाया जंगली कबूतर में, और उसमें हमको लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर हमने 2 सीरियल किया था सीरियस। एक सीरियल किया था हमने ऊंचा कौन,
ऊंचा कौन में मैंने एक ऐसे बेटे के बाप का रोल किया था जो अपने बाप से कॉम्प्लेक्स्ड है कि मेरा बाप ऐसा है, देखने में अच्छा नहीं है। तो वो अपने बाप को लेके स्कूल नहीं जाता था। वो पड़ोसी जो बड़ा हैंडसम था उसको लेके जाता था स्कूल के, ये मेरे पापा हैं। तो ये भी एक ट्रेजिक रोल था। और रज़िया सुल्तान में थोड़ा विलेनिश था हमारा रोल। तो सीरियस रोल भी हमने काफी किए हैं। और मिर्जापुर में दद्दा त्यागी जो मैंने किया है, उसका जिक्र मैं आपसे करूंगी। हाँ, तो वो भी सीरियस ही था। जी तो किया है, सीरियस किया है हमने, और लोगों ने पसंद भी किया है। एक कलाकार की हमेशा इच्छा रहती है कि वो हर तरह के किरदारों में अपने आप को ढाल ले। ये सब इच्छाएं थी, हाँ, दबी हुई थी। जी। जो समय आने पे जब ईश्वर तय करता है तभी होता है। और उसने करवा दिया जी। बोले कि कोई इच्छा बाकी न रहे तुम्हारी, चलो ये भी कर लो। तो अब आपकी इच्छा कोई गीत सुनने की हो तो बताइए। अभी हमारी इच्छा है गीत सुनने की। तो आप ये सुना दीजिए। जी, कौन सा? लोगों को मन रे तू काहे न धीर धरे। अरे वाह, क्या बात है। तो आइए सुनते हैं आपके साथ मिलकर। जरूर। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। अब हम आपके फिल्मों की तरफ आते हैं जहां आपने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन जैसे बंटी और बबली, कभी तुम कभी हम, हुकूमत, शरारत, कामयाब और बीस्ट, जो कि आपने बताई भी था, इन फिल्मों में आपने विशेष तौर से आपकी फिल्में गिनी जाती हैं। इन सभी फिल्मों में आपकी नजर में सबसे अच्छा रोल कौन सा आपको लगा, या किस फिल्म में काम करने में एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ या को एक्टर के साथ काम करने में आपको मजा आया, या एक एक्टर होने के नाते जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसी कौन सी फिल्म लगी आपको? हुकूमत अनिल शर्मा के साथ हमने किया था जी। धर्म जी ने बहुत प्यार दिया था और जरा भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया मुझे कि मैं एक बौना हूँ। बहुत ही प्यार दिया, इज्जत दी उन्होंने मुझे, और अनिल शर्मा ने भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। तो वो मेरी फिल्म जो है उसको काफी लोगों ने देखा।
तो धर्म जी की वजह से जो है मैं भी लाइमलाइट में आ गया। तो लोग मुझे पहचानने लगे हुकूमत में। फिर हमने बहुत अच्छा अगर काम लगा मुझे तो सागर में हमने काम किया था कमल हासन के साथ। उन्होंने मुझे थिएटर में देख लिया था, तो उसके बाद उन्होंने ही रिकमेंड किया मुझे। तो सागर में काम करने से बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस करने का मौका था और वो कॉमेडी रोल नहीं था, वो एक्चुअली मेंटली रिटार्डेड लड़का था। तो वो रोल हमने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो करके। बदकिस्मती हमारे ये रही कि बड़ी फिल्मों में ये होता है कि जब लेंथ बढ़ जाती है तो कैरेक्टर्स रोल पे कैंची चल जाती है। तो कई सीन हमारे जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो निकल गए। और लोगों का प्यार है कि लोग मुझे बोल देते हैं कि आप बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वो नहीं बोल रहे हैं, उनका प्यार बोल रहा है। जी, आपको यानी लिलीपुट साहब को किस तरह की किरदार पसंद है? क्या कोई ऐसा किरदार जिसे आज भी आप निभाना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिला हो? नहीं, मैं बहुत सेंसेबल आदमी अपने आप को मानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि लुक जो है, फिजिक जो है, वो बहुत मायने रखती है इंसान की जिंदगी में। मैं भले बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, दद्दा त्यागी भी किया, लोगों ने बहुत पसंद किया, उससे मेरे व्यूअर्स बहुत बढ़े, फैंस बहुत बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि लोग ज्यादा पसंद कॉमेडी में ही करते हैं। कॉमेडी ही करूं मैं, बस लोगों को हंसाता रहूं, हंसाते हंसाते निकल जाऊं, बस यही है और कुछ नहीं है। जी, तो आपको अब तक का अपना कोई किरदार पसंद आया हो कि उस फिल्म में मुझे बहुत अच्छा किरदार लगा और मैंने उसे बहुत ईमानदारी के साथ निभाया और दुनिया ने भी पसंद किया? आंटी नंबर 1 में लोगों ने बहुत पसंद किया मुझे। आंटी नंबर 1 में बहुत उछल कूद, अजीब अजीब सी हरकतें की थी मैंने। ज्यादातर जो है मुझे गोविंदा ने बहुत काम दिया अपनी फिल्मों में। जी, अच्छा। सबसे ज्यादा गोविंदा ने ही मुझे काम दिया। ऑलमोस्ट हमने गोविंदा के साथ 5-6 फिल्में की। ये अलग बात है कि वो फिल्में जो हैं वो उतनी चली नहीं, कुछ फिल्में। बाकी फिल्में जैसे स्वर्ग में था मैं, फिर आंटी नंबर 1 किया था, 2-3 फिल्में और थी जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो गोविंदा ने बहुत हमें, उनके भाई ने, कीर्ति भाई ने हमें बहुत काम दिया। तो गोविंदा भी काफी मशहूर हैं एक कॉमेडी के रूप में, उनकी जो टाइमिंग्स है कॉमेडी है उनका, मतलब गोविंदा गॉड ही पैदा करता है ऐसा एक्टर। उनके साथ काम करने का क्या अनुभव? वो आदमी, आप अगर सीन हल्का फुल्का है तो वो आदमी आपका मूड बिल्कुल फ्रेश रखता है कि सीन में जान आ जाए। और अगर ट्रेजिक सीन है तो फिर वो आदमी जो है वो आपको भी उदास कर देगा कि जी। तो उसमें ये बहुत सारी खूबियां हैं। वो ऐसे ही गोविंदा नहीं बना है। अमित जी हैं। उनके साथ क्या अनुभव रहा? उनकी कोई खास बात जिसने आपको प्रभावित किया हो? अमित जी से अगर नहीं भी मिले इंसान, तो उनको स्क्रीन पे देख के ही आदमी प्रभावित हो जाता है। उनको एक गॉड गिफ्टेड है मामला। उनकी हर मूवमेंट अट्रैक्टिव लगती है। हाथ हिलाते हैं तो अच्छा लगता है, गर्दन हिलाते हैं तो अच्छा लगता है, आंख घुमा देते हैं तो अच्छा लगता है, हंस देते हैं तो अच्छा लगता है, मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है। उनको मतलब गॉड ने इतना कुछ दे के चलाया, उस पर से मेरी दुश्मनी है उनकी लंबाई। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया उन्हीं को, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। तो लेकिन आपने भी जो मुकाम हासिल किया है वो अच्छे हासिल नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो इससे तो बड़ी बात और क्या हो सकती है? थोड़ी सी शिकायत करने दो भगवान से। थोड़ा ध्यान दें इधर भी। जी, तो ऐसा कोई और एक्टर या कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनके अभिनय से, जिनके व्यवहार से, जिनके साथ काम करके आज भी आप मतलब एक कहते हैं ना कि गदगद हो जाते हैं, आप बहुत खुशी महसूस करते हैं? मैं किसी बड़ी हीरोइन के साथ मेरे सीन नहीं हुए हैं, मुझे नहीं याद है। लेकिन हाँ, कमल जी बहुत बातें करते थे हमसे सागर के सेट पे। कुछ लोगों में होता है कि वो अपने आप से हाय कर लेते हैं। जैसे मैंने एक ऐड की थी तो उसमें रणवीर सिंह थे और आलिया थी। तो दोनों ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से मुझे नमस्ते किया, मैंने भी आशीर्वाद दिया, इज्जत से बात भी की। लेकिन फिर वो अपनी जगह पे बैठ गए, हम अपनी जगह पे बैठ गए।
ये एक चीज मैंने जो देखी है वो ये देखी है कि जो भी मिल जाता है इंडस्ट्री का, चाहे वो कोई भी हो, मुझे देखता है तो प्यार जरूर देता है और रिस्पेक्ट जरूर देता है। जी, वो खासियत है आप में, आपने वो स्थान बनाया है ना। हम तो सब चीज ईश्वर पे छोड़ देते हैं, वो सब उसी का है। जी, उससे बड़ा तो कोई सर्वशक्तिमान है ही नहीं। कोई नहीं। तो अच्छा चलिए, अब आपकी फिर से हम एक पसंद जानना चाहते हैं कि आप कौन सा गीत अब सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पसंद बड़ी लाजवाब है लिलीपुट साहब। तो आप जो है न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो सुना दीजिए। महेंद्र कपूर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। अब हम आते हैं लिलीपुट साहब उस बात पर जहां आप जिक्र कर रहे थे कि आपने एक महत्वपूर्ण रोल किया है मिर्जापुर, ये वेब सीरीज में आपने दद्दा त्यागी का रोल किया है। तो वेब सीरीज आपको किस तरह से मिली, किस तरह से आप इस मिर्जापुर में शामिल हुए, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। और ये रोल कैसे मिला और किस तरह के कलाकार आपके साथ रहे, क्या अनुभव आपको इस वेब सीरीज से मिला? देखिए, जितने बड़े एक्टर हैं सबसे हमने सुना है कि किसी भी रोल को पाने के लिए वो कितनी बार प्रोड्यूसर के पास गए हैं या डायरेक्टर के पास गए हैं, काफी मेहनत की है उन्होंने, काफी मिन्नतें की हैं तब जाकर के उनको वो रोल मिला है। मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैंने जब काम मांगा है तो मुझे नहीं मिला है जी। मुझे हमेशा अपने आप काम मिला है। यही वजह है जो मैं ईश्वर पे बिलीव करता हूँ। आप सोचिए कि एक आदमी घर से निकलता है और बिना पैसे के बॉम्बे में रहता है और आज इंटरव्यू दे रहा है। तो मैंने कुछ किया नहीं कोशिश, बस यही कि जिंदगी है, मूवमेंट है, चलता रहा। मैं मिल गया खाना ठीक है, नहीं मिला
ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मर जाऊंगा क्या, ये ऐसा कभी नहीं आया। बहुत से एक्टर्स की मैंने सुनी है कहानी कि उन्होंने ये किया, 75 बार गए, गेटअप करके दिखाया, ये किया वो किया, तो उन लोगों को मिला भी रोल और वो लोग काफी बड़े एक्टर भी हैं, काफी नाम भी कमाया उन्होंने, आज भी वो अपने मकाम पे कायम हैं। मेरे साथ अचानक ही कुछ होता है, अचानक ही एक फोन आता है कि आपको जो है वो यहाँ आना है, और हम वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जो है हमारा कॉस्ट्यूम टेस्ट होता है और कहा जाता है कि ये रोल आप कर रहे हैं, और फिर सेट पे बुला लिया जाता है और सीन डिस्क्राइब कर दिया जाता है और मैं सीन कर लेता हूँ जी। बस इतनी सी कहानी है। और वहाँ ट्रीटमेंट लोगों का जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत प्यार भरा था। तो मेरा सीन ज्यादातर विजय के साथ था। सेकंड सीजन में मेरी एंट्री हुई थी, उसमें पंकज के साथ तो नहीं था सीन, लेकिन हाँ थर्ड सीजन में पंकज के साथ सीन था। तो बहुत प्यार दिया लोगों ने, बहुत रिस्पेक्ट दी, और लोग कहते हैं कि मैंने अच्छा काम भी कर दिया। तो क्या भूमिका थी दद्दा त्यागी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मिर्जापुर का जो दद्दा त्यागी है वो बिहार में एक जगह है सीवान। तो सीवान में एक बहुत बड़ा डॉन जी, उसका कैरेक्टर है ये, लेकिन वो जो ओरिजिनल जो था वो तो बहुत लंबा चौड़ा था। तो उसका कैरेक्टर नहीं था, लेकिन हम डॉन ही थे उसमें, हमें डॉन का बनाया गया था और ऐसा प्रेजेंट किया गया था कि लोगों को लगा था कि हाँ ये लिलीपुट डॉन, अरे बड़ा खतरनाक लग रहा है। तो लोगों को पसंद आ गया था, अच्छा लगा। तो वेब सीरीज में काम करने का अनुभव कुछ एक अलग अनुभव रहा उसमें, जिस तरह से एक्टिंग की गई या ऐसा कुछ है नहीं। फिल्म है, कैमरा वहाँ भी है, कैमरा यहाँ भी है, लाइट वहाँ भी है, लाइट यहाँ भी है, डायरेक्टर वहाँ भी है। कहानियों में थोड़ा सा आप कह सकते हैं। हाँ, कहानी में ऐसा है कि फिल्में जो हैं अपनी ओरिजिनलिटी और कंटेंट जो हैं वो खोते जा रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म से ये फायदा हुआ है कि अब जो भी बन रहा है सीरीज, उसमें कंटेंट होते हैं, तो नए कंटेंट जब आएंगे तो लोग देखेंगे। अब घिसे पिटे वही मार धाड़, वही हीरो विलन को मार रहा है और उठा के उतनी ऊंचाई पे फेंक रहा है, ऐसी फैंटेसी जो अट्रैक्ट भी न करे। गले भी नहीं उतरती। हाँ, गले भी नहीं उतरती। एक जमाने में ये सब अच्छा लगता था, आज से 20-25 साल पहले जब इस तरह की फिल्में देखा करते थे, बहुत मासूम हुआ करते थे। हमारे पूर्वज, हमारी जनरेशन बड़ी मासूम हुआ करती थी। आज मासूमियत एक्चुअली कम हो गई है और लोग जो है वो ज्यादा सेल्फ पे ज्यादा आत्म केंद्रित हो गए हैं। हाँ, अभी जो है तुम्हारे पास अगर मर्सिडीज है तो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे भाग्य में है और तुमने कितनी मेहनत की है, हम वो नहीं देखेंगे। हम देखें मंदाकिनी ने मर्सिडीज खरीद ली, मेरे पास कब होगी, मैं भी लूंगा, किसी भी तरह से मैं लूंगा, चोरी करूंगा, चमारी करूंगा, लेकिन मंदाकिनी के सामने अपनी मर्सिडीज लाके खड़ी करूंगा। ये जो सोच हो गई है ना इंसान की, इसी वजह से सोसाइटी बिखर गई है। मैं एक फंक्शन में गया था, अक्सर बताता हूँ, बाल मजदूर दिवस था, तो मुझे बुलाया गया था। वहाँ स्वामी अग्निवेश जी भी थे, मुकेश खन्ना जी भी थे, सब कोई थे। तो सब बड़े बड़े लोग थे, सब बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। फिर मुझे भी कहा गया कुछ बोलो, तो वहाँ जितने लोग थे दुखी थे, गरीब थे। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है जिसको अगर तुम लोग अपना लोगे तो दुख जीवन से तुम्हारे खत्म ही हो जाएगा। करोगे वो तो भीड़। हाँ, हमने अपने बारे में सोचना छोड़ दो जी, दूसरों के बारे में सोचो। हर कोई जब दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेगा तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। वाह 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 वाह, बस वो क्या बोला लिलीपुट ने। क्योंकि ऐसा करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रह जाते हैं। हम लोग सारे, मैं तो खैर नहीं सोचता हूँ,
पत्नी सोचती है अपने बारे में कि इसने मेरे लिए ये नहीं लाया, ये मुझे इसने फोन नहीं किया। तो हमने कहा ये सेल्फिशनेस है, इसे छोड़ दो। ये भी एक कटु सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। हाँ। कि लगभग हर आदमी आत्म केंद्रित है और अपने बारे में ही सोच रहा है। और हर आदमी जो है वो यही गाना गाता है जो सुनाएंगी आप। जी, तो अगला गीत आप यही सुनना चाहते हैं? तो चलिए आपको सुनाते हैं ये गीत। संभल, अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का, तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन। जमाना तो है नौकर बीवी का, लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। शहर को आंख दिखाए, सबकी उड़ाए खिल्ली। शौहर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। सारे शहर को आंख दिखाए, सबकी उड़ाए खिल्ली। शौहर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। घर घर का दस्तूर यही है, बम्बई हो या दिल्ली। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। अच्छा, अब ये गीत तो आपने सुना और गीत भी आपके पसंद के लाजवाब हैं, जिसमें हास्य भी है और दर्शन भी है। अगर आप एक्टर या राइटर नहीं होते तो लिलीपुट क्या होते? पढ़ा लिखा जाहिल हूँ मैं, ग्रेजुएशन कर लिया है लेकिन आता जाता कुछ नहीं है मुझे। और पढ़ने में कभी दिल लगा ही नहीं मेरा। याद वाद भी नहीं होता था, संवाद याद हो जाते हैं जी, डायलॉग्स याद हो जाते हैं, डायलॉग याद हो जाते हैं, लेकिन किताब की पढ़ाई लेकिन हाँ वो उसमें से कुछ नहीं हो रहा था। हम पढ़ते रहते, माँ बाप बोलते थे कि अरे पढ़ो, तो बोलता तो मैं क्या पढ़ूं, सब तो आता है मुझे। अच्छा जी। और एग्जाम में जाते थे 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। जी। मैं तो नसीर भाई का इंटरव्यू एक पढ़ रहा था, वो भी पढ़ाई में बहुत जीरो थे जी। उनका भी मन नहीं लगता था। तब से मैं भी अपने को आर्टिस्ट मानने लगा। हमने कहा जब नसीर भाई जैसा एक्टर नहीं पढ़ता था तो मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं भी एक्टर हो गया हूँ। क्या सवाल था आपका? सवाल मेरा यही था कि अगर आप एक्टर और राइटर नहीं होते तो फिर क्या होते? अब सोच लीजिए कि जब हमने ये कह दिया कि कुछ नहीं आता था तो क्या करते? किसी के यहाँ नौकरी कर रहे होते, कर कलर की खा डबल रोटी, खुशी से फूल जा वाला चक्कर होता कुछ। तो अपने निर्णय पर कभी अफसोस हुआ? कभी इसका ऐसा कोई मलाल हुआ? कभी या लगा कि जो किया वो बहुत ही अच्छे के लिए हुआ? ये मलाल तो कभी नहीं हुआ जी। और जो किया वो बहुत अच्छे से किया। अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। हाँ। क्योंकि मैं अभी तक वो मकाम नहीं पाया हूँ जो और लोगों के पास है। तो लोग प्यार करते हैं ये अलग चीज है, लेकिन किसी के नाम से फिल्म बिकने लगे वो अलग चीज है। तो मेरे नाम पे तो फिल्में बिकती नहीं। बिकती तो है हीरो के ही नाम पे या कैरेक्टर आर्टिस्ट के नाम पे। जैसे हमारे शक्ति कपूर हैं, गुलशन ग्रोवर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जिनके नाम पे फिल्में। राजपाल है, अभी हमने एक शॉर्ट फिल्म की है राजपाल के साथ। अच्छा जी। मकतूब नाम है उसका। जी। राजपाल भी बहुत बड़ा एक्टर है
और उसको लोग पसंद भी बहुत करते हैं। कोई आपकी ऐसी इच्छा जो अब रह गई हो, ये सोचकर कि मुझे ये गीत और सुनना है? आप सुना दीजिए, यहाँ वहाँ सारे जहाँ पे तेरा राज है, मोहब्बत की बात सुनते हैं। अच्छा, तो चलिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और थोड़ा सा मोहब्बत की दुनिया में खो जाते हैं। जी आइए। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा, तू बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा, सर पे तेरे, हाँ हाँ तेरे बोझ है सारा, तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। कसम नहीं रस्म नहीं, तेरे लिए कसम नहीं रस्म नहीं, तू किसी के, हाँ किसी के बस में नहीं, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसी मोहब्बत को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं सर। आपकी नजर में मोहब्बत क्या है? आपको जीवन में कभी महसूस हुई ये मोहब्बत? ईश्वर की सबसे बड़ी देन और ईश्वर की सबसे बड़ी पसंद जी प्रेम है जी। इस प्रेम के ही लिए उसने अवतार भेजे, पैगंबर भेजे, ताकि इंसान जो है वो जानवरों से मुख्तलिफ रहे। इमोशंस जो उसके अंदर छुपा के रखे हैं उसने, उसको उभारने के लिए ही इतने अवतार आए, इतने पैगंबर आए। हम लोग उनको याद करते हैं लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते नहीं हैं। आप अगर बैठें और ध्यान लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो हैं वो 24 घंटे अपने जिस्म को, अपनी रूह को तकलीफ में रखे हुए हैं। आप किसी का दिल दुखा दीजिए, उसके बाद उससे माफी मांगिए, तो आप जो महसूस करते हैं वो सुख, वो चैन जो अगर आप 24 आवर पा सकें तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने। तो हमें जो है वो यही देखना है कि हम लोग इंसान से प्यार क्यों नहीं कर पाते। इंसान को इंसान से प्यार होना चाहिए, तभी हम सुखी रहेंगे। अदरवाइज हम सामने वाले से अगर नफरत कर रहे हैं तो वो दुखी नहीं है, हम खुद दुखी हैं, हम खुद तकलीफ में हैं। तो सबसे जरूरी है प्रेम, और ईश्वर को प्रेम ही ज्यादा पसंद है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप ये गाना बजा दीजिए। कौन सा? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी
का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर हैं फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर हैं फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और अब चलते चलाते अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगे की लिलीपुट साहब की क्या योजनाएं हैं, एक कलाकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते भविष्य में क्या लिखने वाले हैं? ऐसा है कि मैंने 2 सब्जेक्ट लिखा हुआ है अपने लिए, जिसको बनाने के लिए कोई मिल नहीं रहा है जी कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हो रहा है, और चूंकि मेरा बच्चा है, मेरी स्क्रिप्ट है, तो ऐसा मैं गलतफहमी का शिकार कभी नहीं रहा हूँ। ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि मेरे दिमाग जो है उसने बड़ा क्लीन रखा है। मैं ये मानता हूँ कि जो लिखी है स्क्रिप्ट मैंने दोनों, वो कुछ न कुछ जरूर लोगों को संदेश देगी और अवार्ड भी पाएगी। जी, क्या बात है, बहुत खूब। हम आपको इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि जल्द ही ऐसा शुभ समाचार हमें मिले। और आज आपसे बहुत बातें हुई और ये जानकर पता चला कि लिलीपुट साहब अंततः कौन है, क्या है और किस तरह की कला को, किस तरह के भावों को अपने साथ लिए चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने अपनी इतनी यादें, अपनी बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। देशवासियों, आपको फिर से प्रणाम। बाय बाय। धन्यवाद बहुत बहुत। और अब आज के मेहमान कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने हास्य अभिनेता लिलीपुट से मंदाकिनी जोशी की दिलचस्प बातचीत। श्रोताओं, इस बातचीत में तकनीकी सहयोग दिया मंगेश सांगले ने। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान।